नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में पुनः सभी सुनने वाले को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज दिन मंगलवार। यह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी के अगले भाग में ले आई हूँ। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बुज़ुर्ग के अंतिम दिन आईसीयू में कैसे होने चाहिए, कुछ यही बात कहती है कहानी। दिन भर स्कूल की झाई से थककर माधवी उसी भवन की ऊपरी मंजिल पर बने अपने कमरे में पहुंची। काम वाली को चाय बनाने को कहकर वह सोफे पर पसर गई। चाय पीकर वह थकान मिटाना चाहती थी, चूँकि इस समय उसका मन किसी से बात करने का बिल्कुल नहीं था, इसलिए ऊपर आते समय वह मेन गेट में भी ताला लगाई थी। अभी मुश्किल से 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। घंटी को सुनकर उसे यही लगा कि ट्रंक कॉल है। फिर भी रिसीवर उठाने का मन न हुआ। उसने सोचा कि काम वाली से कहकर फ़ोन पर मना करवा दे कि घर पर कोई नहीं है। तभी घंटी बंद हो गई। एक बार रुककर वह फिर बजी। वह खिंचकर उठी और टेलीफोन का चोंगा उठाकर कान से लगाया। फ़ोन जबलपुर से उसकी ननद का था। माधवी ने जैसे ही हेलो कहा, उसकी ननद बोली, भाभी तुम जल्दी आ जाओ, माँ बहुत याद कर रही हैं। माँ जी को क्या हुआ है? माधवी ने हड़बड़ाकर पूछा। लगता है अंतिम समय है, ननद जल्दी में बोली, तुम्हें देखना चाहती हैं। अच्छा कहकर माधवी ने भी फ़ोन रख दिया। घड़ी में देखा 4 बज रहे थे और जबलपुर के लिए ट्रेन रात को 10 बजे थी। माधवी ने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन कर 2 बर्थ बुक करने को कहा। वह पहले माधवी के साथ ही रहा करती थी। माधवी के पति राघव 3 भाइयों में दूसरे नंबर के बेटे थे। तीसरा बेटा बंटी अभी बहुत छोटा था। राघव की भोपाल में BHEL में स्थायी नौकरी थी। माँ अपने छोटे बेटे को ले राघव के साथ भोपाल में ही सेटल हो गई थी, लेकिन यह साथ ज़्यादा दिन तक ना चला। 3 साल बाद ही एक सड़क दुर्घटना में राघव का जीवन छीन लिया। माधवी को BHEL से कुछ पैसा ज़रूर मिला, पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। सास ने परिस्थिति को भापा और बंटी को लेकर बड़े बेटे के पास चली गई। माधवी ने पति के मिले पैसे से एक मकान खरीदा, कुछ लोन लेकर दूसरी मंजिल बनवाई, खुद ऊपर रहने लगी और नीचे एक स्कूल शुरू कर दिया। पति की मौत के बाद माधवी की सारी दुनिया अपनी बेटी और स्कूल में सिमट गई। पहले तो सास से माधवी की थोड़ी बहुत बात हो जाया करती थी, पर धीरे धीरे काम की व्यवस्था में यह अंतर बढ़ने लगा। माधवी की ससुराल मानो छूट गई थी। जेठ और देवर ने फ़ोन पर हालचाल पूछने के अलावा और कोई सुध नहीं ली। मकान, ज़मीन, जायदाद या दूसरी पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा तो दूर, किसी ने यह तक नहीं पूछा कि वह कैसे गुजारा कर रही है या स्कूल कैसा चल रहा है। इस उपेक्षा के बाद भी माधवी को कहीं न कहीं एक स्नेहिल स्पर्श की उम्मीद होती, सहानुभूति और विश्वास से भरे 2 शब्दों की चाहत होती। अपने काम और उपलब्धियों पर शाबाशी की अपेक्षा तो हर व्यक्ति करता है, किंतु माधवी की ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे खुद रोना था और खुद चुप हो जाना था। माधवी ने अपनी छोटी सी दुनिया बहुत मेहनत से बनाई थी। एक दिन भी उससे बाहर जाना उसके लिए मुश्किल था। उसने कई बार घूमने का मन बनाया, पर ना जा सकी। आज जाना ज़रूरी था, क्योंकि सास की हालत चिंताजनक थी और उन्होंने उसे मिलने के लिए बुलाया था। ट्रेन ने सुबह 6 बजे जबलपुर उतारा तो बेटी को लेकर प्लेटफॉर्म पर बने लेडीज़ वेटिंग रूम में आई। वहीं तैयार हुई, बेटी को भी तैयार किया और जेठ जी के घर फ़ोन मिलाया। फ़ोन जेठानी ने उठाया। बातचीत में ही जेठानी ने अस्पताल का नाम पता बताते हुए कहा, हम सब भी घर से रवाना हो रहे हैं। माधवी को जेठानी के मन की बात समझ से देर ना लगी, इसलिए वह स्टेशन के बाहर से ऑटो पकड़कर सीधे अस्पताल पहुंची। उस समय डॉक्टर राउंड पे थे, अतः कुछ देर उसे बाहर ही रुकना पड़ा। डॉक्टर के जाने के बाद माधवी भीतर पहुंची। सास को ड्रिप लगी थी। ऑक्सीजन की नली से श्वास चल रही थी। गले के कैंसर ने भोजन पानी की नली को रोक कर रख दिया था। उनकी ज़बान भी उलट गई थी। वह केवल देख सकती थी और इशारे से ही बात कर रही थी। पिछले 4 दिनों से उनकी यही हालत थी। लगता था अब गई कि तब गई। माधवी ने पास जाकर उनका हाथ छुआ। पसीने और चिपचिपाहट से उसे अजीब सा लगा। उसकी नज़र बालों पर गई तो लगा महीनों से कंघी ही नहीं हुई है। होती भी कैसे? वह पिछले 6 माह से बिस्तर पर जो थी। माधवी ने आवाज़ दी। उन्होंने आंखें खोली तो देखकर लगा कि पहचानने की कोशिश कर रही हैं। मैं हूँ माँ जी, माधवी, आपकी पोती को लेकर आई हूँ। सुनकर उन्हें संतोष हुआ। फिर हाथ उठाया और इशारे से कुछ कहा तो माधवी को लगा कि शायद पानी मांग रही हैं। माधवी ने पूछा, पानी चाहिए माँ जी? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। माधवी ने पानी का ग्लास उठाया ही था कि वहाँ मौजूद परिजनों ने उसे रोक दिया। कहा, डॉक्टर ने ऊपर से कुछ भी देने के लिए मना किया है। माधवी का हाथ रुक गया। उसने विवशता से सास की ओर देखा।
सास ने माधवी की बेबसी समझ ली थी, और समझती भी क्यों नहीं। पिछले 4 दिनों से वह यही तो समझ रही थी। हर आगंतुक से वह पानी मांगती, आगंतुक पानी देने की कोशिश भी करता, किंतु वहाँ मौजूद डॉक्टर और नर्स रोक देते थे और माजी को निराश होकर अपनी आंखें मूंद लेनी पड़ती। सास की इस बेबसी पर माधवी का मन भर आया। तभी ननद ने कहा, छोटी भाभी आप घर जाकर कुछ आराम कर लें, रात भर का सफ़र करके आई हैं, थकी होंगी। पहले माधवी ने भी यही सोचा था, किंतु सास की हालत देख उसका मन जाने का ना हुआ। वह बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। माधवी वहीं रुक गई। वह स्टूल खींचकर माजी के पैरों के पास बैठ गई। मन हुआ कि उनके पैर दबाए। माधवी ने जैसे ही कंबल हटाया, दुर्गंध उसकी नाक को छू गई। उसने थोड़ा और कंबल सरका कर देखा तो बिस्तर में काफ़ी गंदगी थी। माजी के प्रति यह उसका दूसरा अनुभव था। इससे पहले माधवी हाथ में चिपचिपाहट और बालों में बेतरतीब लटें देख चुकी थी। माधवी को अब समझने में कोई कठिनाई न हुई कि सास का बचना मुश्किल है। तमाम रिश्तेदार भी इस हकीकत को जान गए थे, इसलिए सारे लोग खबर लगते ही पहुंच चुके थे। गले के कैंसर में ऑपरेशन जोखिम से भरा होता है। उसमें भी यदि श्वास नली को जकड़ लेने वाला ट्यूमर हो तो जोखिम 100% तक हो जाता है। माधवी का मन माजी के प्रति करुणा से भर गया। उसे ग्लानि इस बात की थी कि यदि माजी को मरना है तो क्यों उनकी इच्छाओं को मारकर उन्हें गंदगी में पटक कर मौत की प्रतीक्षा की जा रही है। क्या हम उन्हें एक स्वस्थ और अच्छा माहौल नहीं दे सकते? वह जानती थी कि एक उम्र के बाद बड़े बूढ़ों की बीमारी में केवल बेटा बेटी या बहुएं ही कुछ कर सकती हैं। इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। नौकरों के काम तो केवल औपचारिक होते हैं। यहाँ स्वजनों के पास समय नहीं था, यदि था भी था तो इच्छा शक्ति का अभाव और अहंकार आड़े आता था। डॉक्टरों और नर्सों से बात करते, बैठकर अपनी दिनचर्या की व्यस्तता गिनाते और चले जाते। माधवी का मन हुआ कि फ़ौरन डिटॉल के पानी से माजी को नहला दे, पर कमरे में जेठ, नंदोई और दूसरे पुरुषों की मौजूदगी देखकर वह चुप हो गई। दोपहर को देखभाल करने वाले तमाम पुरुष चले गए। जेठानी भी मेहमानों के खाने का इंतजाम करने के लिए घर जा चुकी थी। कमरे में माधवी, ननंद और देवर बंटी के अलावा कोई न बचा। माधवी ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और वार्ड बॉय को आवाज़ देकर गुनगुना पानी, डेटॉल और स्पंज लाने को कहा। वह खुद नर्स के पास जाकर एक कैंची मांग लाई और सबसे पहले माधवी ने कैंची से माजी के सारे बाल छोटे छोटे कर दिए, साबुन के स्पंज से साफ़ किया और कपूर का तेल लगाया। फिर शरीर पर स्पंज किया, सूखे साफ तौलिए से बदन पोंछा और हल्के हाथ से हाथ पांव तेल की मालिश कर दी। साफ़ और धुले कपड़े पहना दिए, बिस्तर की चादर और रबड़ बदलवाई, पाउडर छिड़का, कमरे का फर्श धुलवाया। अब माजी में ताजगी झलक उठी थी। माधवी शाम तक वहीं रही। यद्यपि माजी के बाल काटना किसी को पसंद नहीं आया, पर माधवी ने जिस लगन के साथ साफ सफाई की थी, यह बात सारे रिश्तेदारों को पसंद आई। वे माधवी की सराहना किए बिना न रह सके। हाँ, बाल काटने पर जेठ के तीखे शब्द ज़रूर सुनने पड़े। माधवी ने उन बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ननद के साथ घर आ गई। अगले दिन सुबह 9 बजे माधवी अस्पताल पहुंची और थोड़ी देर बाद ही फिर सफाई में जुट गई। दोपहर को माजी ने पानी मांगा। माधवी ने डॉक्टर की हिदायत का हवाला देकर कहा, आप ठीक हो जाइए, फिर खूब पानी पी लीजिएगा। पर इस बार माजी नहीं मानी। उन्होंने इशारे से ही हाथ जोड़े और ऐसा संकेत किया मानो पाँव पड़ रही है। माधवी से रहा न गया। उसके आंसू बह निकले। उसने बिना किसी की परवाह किए कप भरकर पानी माजी को दे दिया। नैनद और जानी दोनों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सारा पानी गले से नीचे उतर गया, जबकि कैंसर से गला पूरी तरह अवरुद्ध था। पानी भीतर जाते ही माजी को मानो नई जान आई। उनमें कुछ चेतना सी दिखी और चेहरे पर हंसी भी। जेठानी और ननद दोनों ने कुछ कुछ बातें भी की। अब आप जल्दी ही अच्छी होने वाली हैं, देखिए गला खुल गया। तभी माजी ने इशारा करके फिर कुछ मांगा। माधवी ने पानी और दूसरी चीज़ों के नाम बताए तो उन्होंने सभी वस्तुओं से इनकार कर दिया। माधवी ने पूछा, दूध? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। माधवी ने तुरंत दूध भी मंगाया। इस बार जेठानी ने सख्ती से मना किया, पानी तो ठीक है, पर दूध डॉक्टर से बिना पूछे ना दो। पर माधवी को जाने कौन सा जुनून सवार था कि उसने बिना किसी की परवाह किए माजी को उस कप में दूध भी दे दिया। दूध भी गले से नीचे चला गया। माजी के चेहरे पर एक अजीब संतोष उभरा। उन्होंने इशारे से बेटे बेटियों को बुलाया। बाकी तो वहाँ थे, जेठ और बंटी नहीं थे। उन्हें भी टेलीफोन करके घर से बुला लिया गया। माजी ने पहले जेठ का हाथ ननद के सिर पर रखवाया, फिर माधवी को बुलाया और फिर बंटी को। उन्होंने माधवी का हाथ पकड़ा और बंटी का हाथ माधवी के हाथ में देकर उसकी ओर कातर निगाहों से देखने लगी, मानो कह रही हो, अब मेरे बेटे का तुम ही ध्यान रखना। माधवी का मन भर आया, आंखों में नमी छलक आई।
उसने कहा, आप चिंता ना करें, बंटी मेरे बेटे की तरह है। फिर उसने निगाह बंटी की ओर फेरी तो उसे अपनी ओर देखता पाया। भीतर से माधवी का मातृत्व उमड़ पड़ा। तभी माजी के हाथ से माधवी का हाथ छूट गया। माधवी चौंकी। उसने माजी की गर्दन को एक और ढुलकते हुए देखा। कमरे में सभी चीख पड़े, माँ जी। जेठ माधवी की ओर देखकर दहाड़े, तूने मार डाला माँ को। आखिर क्यों पिलाया पानी और क्यों दिया दूध? माधवी को कुछ न सूझा। वह सहमी सी बुत की तरह खड़ी रही। रह रहकर उसे माजी के संकेत याद आते रहे। उसने सोचा, यदि उसने कोई गलत काम नहीं किया, यदि माजी की मौत करीब थी, तो उन्हें क्यों भूखा प्यासा मरने दिया जाए? लोग तो घर से बाहर किसी को भूखा प्यासा नहीं जाने देते। जब जिंदगी के इस महाप्रयाण पर वह कैसे माजी को भूखा प्यासा जाने देती? वहाँ मौजूद महिलाएं रोने लगीं। जेठ जी का बड़बड़ाना जारी था। माधवी से सुना न गया। वह बाहर की ओर चल दी। अभी वह दरवाजे के करीब ही आई थी कि उसके दोनों हाथों को किसी ने छुआ। उसने देखा कि उसके दाएं हाथ की उंगली देवर बंटी और बाएं हाथ की उंगली बेटी नीलम ने पकड़ रखी थी। यही थी संदेश देती कहानी माधवी की। बुजुर्गों को इस तरह खाली आईसीयू में छोड़ देना ठीक नहीं है। उन्हें अपनों के प्यार की और उचित देखभाल की भी ज़रूरत होती है। ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया। अगर ये कहानी पसंद आई आपको तो इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और मेरा यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।